अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं कि ओहदे की वजह से खामोश हूं, बाद में खुलकर बात करूंगा। बलूचिस्तान में मुसल्लह तंजीमें 3 से 5,000 अफराद को कत्ल कर चुकी हैं जिन्हें रॉ की फंडिंग हासिल है। ये लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बलूचिस्तान के मामले पर तनकीद करने वालों को जवाब। कहा, रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं दहशत गर्द तंजीमों से है। 90,000 अफराद दहशत गर्दी में मारे जा चुके, 9 मुल्ज़िमान को भी सज़ा नहीं हुई। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बलोच मुजाहिरीन के एहतजाज को तस्लीम करते हैं। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना सबका हक है। मुझे बहुत सारी बातों में बहुत मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करनी पड़ती है। जिस दिन मैं इस मनसब से हटूंगा फिर इंशाल्लाह बहुत खुल के बात करेंगे। ये उनकी कमिटेड पोजीशन है और इस पोजीशन का वो प्रैक्टिकली इजहार करते आ रहे हैं। लगभग 3 से 5,000 बंदा मार चुके हैं। रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं। अलल ऐलान मैं कह रहा हूँ, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करते। उनके साथ हम उसी शिद्दत के साथ लड़ेंगे जिसकी जो गलतफहमी है वो दूर कर लें। मेरा झगड़ा जात का नहीं, रियासत का। मुसलमी यहाँ कत्ल हो गए हैं, 9 आदमियों को कन्विक्शन नहीं हुई है। हमारा झगड़ा कतन लवाइकीन से नहीं है। लवाइकीन आते हैं, पहले भी एहतजाज करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, इसके बाद भी करेंगे। एहतजाज करना सबका हक है कानून के दायरे। इलेक्शन कमीशन ऐलान कर चुका, इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। 8 फरवरी को वोट डालने जाऊंगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अफवाहें मुस्तरद कर दी। मीडिया से बातचीत में कहा कि IMF से अगली किस्त जल्द मिलने का इम्कान है। कर्जों से जान छुड़ानी है तो ज़्यादा टैक्स देना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किए हुए शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। कागजात नामजदगी जा रहे हैं और मेरे ख्याल में कैंपेन शुरू हो गई है। मैं तो 8 तारीख को वोट डालने की तैयारी मुकम्मल है मेरी। IMF के हवाले से इंशाल्लाह उल अज़ीज़ उसकी ट्रांच भी मिलेगी और रिकॉर्ड हमारी जो रेवेन्यू जनरेशन हुई है, FBR ने इस मरतबा जितना टैक्स कलेक्ट किया है वो पहले माजी में कभी नहीं हुआ। तो IMF से उसी वक्त जान छुटेगी जब आप टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करेंगे। ये एक ख्वाहिश तो हो सकती है कि कोई लेंडिंग हम ना करें, और वैसे कर्ज लेना ना दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क जो है वो अमेरिका है। बात यह है कि आप अपने कर्ज का इस्तेमाल कैसे करें। एक है कि आप वो कर्ज लेके प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स में लगा दें, उससे आपके वो एसेट्स बनते हैं और वो इकनॉमिक पहिया चलता है। तो कर्जा लेना कोई इतना भी मनफी अमल नहीं है। मईशत में कर्जे का एक बहुत अहम प्लान B और C हमारे पास है जिससे पार्लियामान तक जाएंगे। इलेक्शन में हिस्सा जरूर लेंगे। बल्ले के अलावा भी कोई निशान मिला तो मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन PTI गौहर खान ने ऐलान कर दिया। कहा, फौज हमारी है और PTI का एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई झगड़ा नहीं है। इलेक्शन का बायकॉट किसी सूरत नहीं होगा, पार्लियामेंट में लाजमी जाएंगे। चेयरमैन PTI गौहर खान ने ऐलान कर दिया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो लेंगे और इंतखाबात लड़ेंगे। उन्होंने कहा, अगर पार्टी निशान ना दिया गया तो मखसूस नशिस्तों से मसाइल पैदा होंगे। हमारा मंशूर यही है कि हम प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को इस प्रोसेस से निकालते हैं तो आप पाकिस्तान और जमहूरियत का बहुत सख्त नुकसान कर रहे हैं। चेयरमैन PTI ने कहा, अदालत ने नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन से रोका है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट शफाफ इंतखाबात करवाएगी। PTI ने पहले भी कहा है, फौज मेरी है, मुल्क हमारा है, हमारा किसी के साथ बशमूल किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, फौज हमारी है, PTI का एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई झगड़ा नहीं। PTI की हुकूमत ना गिराई जाती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। 16 माह की हुकूमत में मुल्क बचाने के लिए सियासत कुर्बान करके मुश्किल फैसले किए। हमजा शहबाज का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमजा शहबाज ने कहा कि खिलाड़ी अनाड़ी निकला, इसने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया और मुल्क को तबाह कर दिया। 8 फरवरी को कौम अपनी तकदीर का फैसला करेगी। नून लीग जीती तो हालात अच्छे हो जाएंगे। इसको ना निकाला जाता तो शायद आज ये मुल्क दिवालिया। शहबाज शरीफ ने कहा, सियासत होती रहती है, अल्लाह ताला दोबारा मौका देगा, लेकिन इस मुल्क को बचाने के लिए सख्त फैसले करेंगे और इस मुल्क को मुआशी दिवालिये से बचाने के लिए सियासी कीमत अदा करनी पड़ी, सियासी कीमत अदा करेंगे। एक खिलाड़ी आया, वो खिलाड़ी नहीं, वो अनाड़ी था जिसने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया और इतनी भारी कीमत इस अवाम को महंगाई की शक्ल में अदा करनी पड़ी। 8 फरवरी को शेर जब
पाकिस्तान के तूलो अर्ज में गूंजेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो नौजवानों के रोजगार की नवीद लेकर सूरज शुरू होगा। हमने पाकिस्तान में आने वाली तरक्की को खुशामदीद कहने के लिए पोलिंग स्टेशन पर जाना है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने 3 जनवरी को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया। मुल्क में सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। आम इंतखाबात कैसे लड़ना है, किस किस को इंतखाबी दंगल में उतारना है, इलेक्शन लड़ने के लिए हिकमत अमली क्या होगी, तय करने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने 3 जनवरी को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया। इजलास बिलावल हाउस लाहौर में दोपहर 3 बजे होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। आम इंतखाबात के हवाले से मुहिम और मंशूर पर बात होगी। नून लीग ने सरगोशी पॉलिसी इख्तियार करते हुए इंतखाबी तैयारियों का आगाज कर दिया है। नवाज शरीफ ने टिकट्स की तकसीम की हिदायत कर दी, ताहम कंफर्म टिकट होल्डर्स को खामोश रहने का कहा गया है। पार्टी के इजलास में पंजाब में सीट एडजस्टमेंट का कुरा चौधरी शुजात के नाम निकला। नून लीग का खुश आइंद इक़दाम, बलूचिस्तान में नवाबों और सरदारों के बजाय कानून में PhD करने वाले स्कॉलर को कौमी असम्बली का टिकट जारी कर दिया। मुल्क को बहरानों से निकालने, तरक्की की डगर पर डालने के लिए पढ़ी लिखी क़यादत वक्त की अहम ज़रूरत। इंतखाबात से कबल मुल्क में सियासी गहमागहमी उरूज पर, सियासी जमातों की जानिब से मंजे हुए खिलाड़ियों को इंतखाबी मैदान में उतारा जा रहा है। ऐसे में नून लीग ने कानून में PhD करने वाले स्कॉलर को नवाबों और सरदारों पर तरजीह देते हुए कौमी असम्बली का टिकट जारी कर दिया। एक कबाइली माशरे में आम आदमी को टिकट मिलने पर डॉक्टर मोहम्मद अयूब बलोच बेहद खुश हैं। अवाम के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। इंशाअल्लाह ताला तालीम याफ्ता लोग जब आगे आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुश्किलात हल होंगे। इनकी एक सबब यह है कि हर वक्त यही वडेरे, सरदार और इस तरह के लोग मुसल्लत हो जाते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमें जो यानी कि हमारा इंतखाब जो किया है, इस पर उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। और बलूचिस्तान के जो भी मसाइल हैं वो किसी भी हवाले से, बदअमनी हो, माशी मुश्किलात हो, किसी भी तरह इंशाअल्लाह वो सारे मसाइल उनको मैं अल्हम्दुलिल्लाह जानता भी हूँ और हल करने की अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत भी रखता हूँ। सियासी मुबस्सिरीन ने नून लीग के इस इक़दाम को खुश आइंद करार दिया है, जिससे तालीम याफ्ता क़यादत को सियासी मैदान में आगे आने का मौका मिलेगा। फैज़ाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म को 3 जनवरी को बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब किया गया है। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया पर इंतखाबी सर्वे का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पैमरा को मुरासला भेज दिया। कहा इंतखाबात से कभी भी किसी भी हल्के में इंतखाबी सर्वे ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इंतखाबी सर्वे और पोल्स शाया करने से रोका जाए। ऐसी सरगर्मियां वोट की और वोटर की राय को मुतासर कर सकती हैं। 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमला और जलाओ घिराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 51 मुल्ज़िमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया। तमाम मुल्ज़िमान को इख्तियारी करार देने की कार्रवाई भी जारी। अदालत ने मुल्ज़िमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। मुल्ज़िमान में मुराद सईद, हमाद अजहर, फ़ारूक हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल और जैन कुरैशी शामिल हैं। PTI उम्मीदवारों अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज और ज़फ़रुल्लाह चीमा के नाम भी शामिल हैं। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में दरख्वास्तें जमा। नवाज शरीफ की NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं ने अपीलें दायर कर दी। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। इंतखाबी अमल का एक और अहम मरहला, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलें दायर। नवाज शरीफ की NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया जा चुका है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के NA 214 थरपारकर से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर। PTI उम्मीदवार शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद के 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी।
سابق وفاقی وزیر زرتاج گل نے NA-185 DG خان سے اپیل دائر کر دی۔ کراچی سے PTI رہنما فردوس شمیم رقوی، پشاور سے سابق وزراء علی محمد خان اور عاطف خان کی اپیلیں دائر۔ بلوچستان ہائی کورٹ اپیلیٹ پینل میں 45 سے زائد اپیلیں دائر۔ سماعت منگل کو ہوگی۔ بینک اکاؤنٹ اور اسلحے پر اعتراض تھا۔ لاڑکانہ اور جیکب آباد میں پیپلز پارٹی امیدوار کے کاغذات بحال کیوں کیے؟ آزاد امیدوار نے اپیل لگا دی۔ 62 1F تاحیات نااہلی کیس پر عدالتی حکم مانا جائے گا۔ نفاذ الیکشن ایکٹ کا ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی تشکیل 7 رکنی بینچ کل سے سنوائی کا آغاز کرے گا۔ کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تاحیات نااہلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ چیف جسٹس کا میر بادشاہ کیسرانی کی جعلی ڈگری کیس میں پوچھا گیا سوال۔ اب نفاذ عدالتی حکم کا ہوگا یا فیصلہ الیکشن ایکٹ کا چلے گا؟ جواب کی تلاش کے لیے سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ منگل 11:30 بجے سنوائی کرے گا۔ دسمبر کے وسط میں جاری عدالت عظمیٰ کے حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ نااہلی مدت کے سوال والے کیسز جنوری کے آغاز پر مقرر کیے جائیں گے۔ تاحیات نااہلی بارے سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ میں سے کون سا حکم برقرار رہے گا؟ بینچ میں شامل جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنائیں گے۔ کیس کے زیر التوا ہونے کو الیکشن میں تاخیر کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ سینٹ سے فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا پر سخت سزا کی قرارداد منظور۔ پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف منفی اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کرنے والوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ ایوان نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرمن تنگی کی افواج پاکستان کے حق میں قرارداد کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ سال نو کے پہلے روز پاکستان اور بھارت کے درمیان اہم دستاویزات کا تبادلہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ نے پاکستانی ہائی کمیشن دلی کو پاکستانی قیدیوں کی فہرست بھی دی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ۔ سال نو کے پہلے روز پاکستان اور بھارت کے درمیان اہم دستاویزات کا تبادلہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک نے 1988 اور 1991 میں کیے گئے معاہدوں کی روشنی میں دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے 231 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کو، جبکہ بھارتی وزارت خارجہ نے پاکستانی ہائی کمیشن دلی کو 418 پاکستانی قیدیوں کی فہرست دی۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ سزا مکمل کرنے والے پاکستانیوں کو فوری رہا کرے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا ہے کہ افغانستان دنیا میں دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ تمام دہشت گردوں کے نام دیے جا چکے۔ افغانستان مطلوب دہشت گرد پاکستان کے حوالے کرے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے تانے افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں تک جاتے ہیں۔ افغانستان دنیا میں دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، جو کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے لیے شدید خطرات کا باعث ہے۔ افغانستان کا یہ رویہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان بار بار افغانستان کو دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر چکا ہے۔ افغانستان کی بھارت کی مدد سے آبی جارحیت پر پاکستانی عوام نے تشویش کا اظہار کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے افغانستان میں دریائے کنہار پر ڈیم سے ہمارا حق مارا جائے گا۔ میں زیادہ حق پاکستان کی ہے، لیکن افغانستان آج کل جو یہ پروجیکٹ بنا رہی ہے انڈیا کی مدد سے، یہ پاکستان خاص کر پختونوں کے لیے ایک تشویشناک بات ہے۔ افغانستان کے پاس اپنے تو وسائل ہیں نہیں، اگر وہ لوگ ان کے کہنے پہ اس طرح کر رہے ہیں تو میرے خیال میں دونوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ پاکستان نے ان لوگوں کے لیے تقریباً 45-50 سال قربانیاں دی ہیں۔ سب سے جو پہلی اور بنیادی بات ہے وہ اس گورنمنٹ کی ریکگنیشن ہے، تو آیا ریکگنیشن جب ہو تو اس کے بعد پھر ایسے اقدام کیے جا سکتے ہیں۔ افغانستان یہ جو کام کر رہا ہے نا،
یہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی کے اشاروں میں آ کر رہا ہے. انڈیا والے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آج کل افغانستان کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں. حالانکہ جب بھی افغانستان کے اوپر کوئی مشکل آیا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کھڑا ہوتا ہے. ہم نے اس کی مدد کی ہے, بھرپور مدد کی ہے, اور دل کھول کر مدد کی ہے. افغان حکومت لر اور بر پختون کا نعرہ لگاتا ہے, دوسری طرف یہ پانی بند کرتا ہے, جس سے KPK کے ذمہ داروں کو اور عوام کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے. اس سے ہمیں افغانستان کے عزائم معلوم ہوتے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ یکجا ہو کر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. نئے سال کے آغاز پر اسرائیل کی دہشت گردی نہ رکی. طیاروں نے غزہ پر بم برسا دیے. حملوں میں مزید 165 فلسطینی شہید ہو گئے. شہداء کی تعداد 21,800 سے زائد ہو گئی. خان یونس میں بھی شدید لڑائی ہوئی. اسرائیلی فوج فلسطینی مجاہدین کو نشانہ بنانے کے اندھا دھند گولہ باری کرتی رہی. نئے سال کا سورج فلسطینیوں کے لیے اسرائیل کی ظلم و بربریت سے طلوع ہوا. نئے سال کے آغاز پر اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر خوفناک بم برسا دیے. غزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی فوج نے شدید گولہ باری کی. حملوں میں متعدد رہائشی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں. خان یونس میں شدید لڑائی جاری ہے. اسرائیلی فوج نے حماس جنگجوؤں کو بھاری اسلحے سے نشانہ بنایا. کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. غزہ میں اسرائیلی بمباری سے اب تک 2,90,000 سے زائد مکانات ناقابل رہائش ہو چکے ہیں. ایک امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ پر 29,000 سے زائد بم گرا چکا ہے. 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 82,221 افراد شہید اور 45,156 زخمی ہو چکے ہیں. بھارت کے روس سے گٹھ جوڑ نے مغربی ممالک کو تشویش میں مبتلا کر دیا. برطانوی اخبار کے مطابق کرسمس کے موقع پر میٹنگ میں بھارتی اور روسی وزرائے خارجہ ملاقات میں غیر معمولی ڈیل ہوئی. بھارت اور روس نے نئے عالمی نظام اور خصوصی اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر اتفاق کیا. دونوں ممالک نے نئے ہتھیاروں کی مشترکہ پیداوار شروع کرنے کا اعلان کیا. بھارت نے یوکرینین مسئلے پر بھی روس کی پیٹھ تھپتھپا دی. اخبار کے مطابق حالیہ صورتحال میں برطانیہ کی روس سے فری ٹریڈ کی کوششوں پر بھی سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں. نئے سال کا پہلا دن تاحیات کا روک دے گیا. ہوائی فائرنگ سے سال 2024 کی پہلی موت. کورنگی میں زخمی ہونے والی 3 سالہ ثانیہ دوران علاج دم توڑ گئی. ننھی ثانیہ اکلوتی بیٹی تھی. والد کے مطابق بچی جھولے میں سو رہی تھی. ماں کچن میں دودھ گرم کرنے گئی. بچی کو جھولے سے نکالا تو وہ سر سے خون بہہ رہا تھا. نئے سال لیکن ریت وہی پرانی. حکومت کے بلند و بالا دعوے کسی خاطر میں نہ آئے. شہریوں نے نئے سال کا استقبال ہوائی فائرنگ سے کیا جو سال نو کی پہلی موت کی وجہ بنی. کورنگی میں زخمی ہونے والی 3 سالہ ثانیہ دوران علاج دم توڑ گئی. والد کے مطابق بچی جھولے میں سو رہی تھی. ماں کچن میں دودھ گرم کرنے گئی. بچی کو جھولے سے نکالا تو وہ سر سے خون بہہ رہا تھا. میں دیکھ والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کمرے میں. اس نے لیے 2-3 جھٹکے. میں نے بھائی سے پوچھا کیا مسئلہ ہوا. اس نے سر دیکھا اور سر سے خون نکل رہا تھا. پھر ہم لے کے بھاگے 5 نمبر. انہوں نے پٹی کر کے وہاں بھیجا جینا. بچی کے ماموں کا کہنا ہے کہ ثانیہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی. واقعے کے وقت ثانیہ گھر کے صحن میں تھی کہ اچانک سر میں گولی آ کر لگی. اب یہ پتہ نہیں کہاں سے گولی آئی کہاں سے. ماں نے کھانا وانا کھلا کے بچی کو جھولے میں ڈال کے کمرے میں آ گئی تھی. اچھا. آدھے گھنٹے کے بعد جب بچی کو اٹھانے گئی ہے تو جب اس کو اٹھایا تو سر سے خون نکل رہا تھا. پھر خون دیکھا سر پہ سوراخ ہوا ہوا تھا. وہ فوراً لے کے بھاگے 5 نمبر بائک کے اوپر. لواحقین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہوائی فائرنگ کرنے والے افراد کو گرفتار کر کے سزا دی جائے. سعید آباد بھگوان داس کوٹ میں اندھی گولی لگنے سے شبران نامی بچے کے زخمی ہونے کا معاملہ. پولیس ملزموں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کرنے پہنچ گئی. اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے محمد کاشان سے. کاشان آگاہ کیجیے گا. بھگوان داس کوٹ میں اندھی گولی لگنے سے شبر خان نامی بچہ جو ہے وہ زخمی ہوا تھا. زخمی بچے کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. تاہم پولیس حکام جو ہے وقوع پہنچے. پولیس کے حکام کو جو بریفنگ دی گئی اس میں بتایا گیا کہ علاقے کے اندر ہوائی فائرنگ کی گئی ہے جس کے بعد بچہ زخمی ہوا ہے. تاہم پولیس کی جانب سے جو ملکہ علاقے ہیں بھگوان داس کوٹ کے اطراف سے اس میں پولیس کی جانب سے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا. آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری حصہ لے رہی ہے جبکہ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ سرچ آپریشن ہوائی فائرنگ کرنے میں ملوث جو ملزمان ان کی گرفتاری کے لیے کیا جا رہا ہے. تاہم لیڈی پولیس سرچرز بھی موجود ہیں. پولیس حکام کی جانب سے گھر گھر تلاشی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. جی شکریہ کاشان آگاہ کر رہے تھے.
लड़काना में पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके मोटरसाइकिल मैकेनिक को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मैकेनिक और पुलिस एहलकार के दरमियान मरम्मत के मामले पर तल्ख कलामी हुई थी, जिसके बाद एहलकार ने फायरिंग कर दी और अदील कलहोड़ो जान से गया। मुलजिम की तलाश का सिलसिला जारी है। लड़काना में पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके मोटरसाइकिल मैकेनिक को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मैकेनिक और पुलिस एहलकार के दरमियान मरम्मत के मामले पर तल्ख कलामी हुई थी, जिसके बाद ये वाक़या पेश आया। डेरा इस्माइल खान में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मक़तूलीन मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि उन पर फायरिंग की गई। जाँ भाग होने वालों में बाप बेटे समेत 5 अफराद शामिल हैं, जबकि मुल्ज़िमान वाक़े के बाद से फ़रार हैं। पुलिस ने बताया कि मक़तूलीन शरीफा बीवी वाक़े की FIR में नामज़द थे। ओगरा ने LPG मज़ीद महंगी कर दी। LPG का घरेलू सिलेंडर 18 रुपये 52 पैसे मज़ीद महंगा कर दिया गया। कीमत 256 रुपये 42 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3025 रुपये 87 पैसे मुकर्रर कर दी गई। दिसंबर में LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 3007 रुपये 52 पैसे मुकर्रर की गई थी। हुकूमती इदारे ओगरा ने LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि पाकिस्तान रेलवे ने तारीख में पहली बार 6 माह में 40 अरब आमदन का हिस्सा अबूर कर लिया है। माली साल 2023-24 की पहली शिशमाही में 41 अरब रुपए की आमदन, पिछले साल जुलाई था दिसंबर ये आमदन 28 अरब रुपए थी। रेलवे ने 6 माह में मुसाफिर ट्रेनों से 24 अरब जबकि फ्रीड ट्रेनों से 11.5 अरब का रेवेन्यू हासिल किया है। दीगर सेक्टर से आमदन तकरीबन 5.5 अरब रुपए रही। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे आमिर बलोच ने कहा कि रेवेन्यू में इजाफा रेलवे मुलाजमीन की अनथक मेहनत और लगन का नतीजा है। इजाफी खर्च नहीं बल्कि दुरुस्त इक़दाम किए तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर भी कम हो चुकी है। ML1 का आगाज़ हो गया तो मज़ीद अच्छी खबरें आएंगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। जवाब न देने वाले नॉन फाइलर्स के बिजली कनेक्शंस और मोबाइल सिम्स बंद करने का अमल आज से शुरू कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। टैक्स रेवेन्यू और टैक्स गुजारों की तादाद बढ़ाने का मिशन FBR इन एक्शन। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने और यूटिलिटी कनेक्शन मुनक़ता करने का अमल जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। नॉन फाइलर्स को जारी किए गए नोटिस का जवाब देने की आखिरी तारीख 29 दिसंबर थी। FBR जल्द ऑर्डर जारी करेगा जिसमें उन नॉन फाइलर्स के नाम होंगे जिनके बिजली और गैस के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए जाएंगे। नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी होने के बाद नाम जारी करना कानूनी तकाजा है। उसके बाद बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने और सिम्स को ब्लॉक करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। FBR को बिजली के बिल न रखने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई का चैलेंज दरपेश होगा। FBR की कारकर्दगी में बड़ी रुकावट महदूद वसाइल हैं। चीनी कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी। निगरान वजीर निजकारी फवारी में दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी के वसी मौक़े हैं। वफाकी वजीर से चीनी कंपनियों और सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात हुई। निगरान वजीर ने SIFC के तहत वन विंडो सरमायाकारी सहूलत से भी मुतालिक आगाह किया। निगरान वजीर फवाद हसन फवाद ने चीनी कंपनियों की दिलचस्पी को सराहा। कहा शराकत दारी की हकीकी सलाहियत को बरोकार लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान चीन से सनती तरक्की और मुंतकिली के लिए मौजू मुल्क है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सिडनी में प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों की कोचेस के ज़ेर निगरानी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। ट्रेनिंग सेशन कल भी जारी रहेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेज़बान टीम को 2-0 की बरतरी हासिल है। दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप चौथे रोज भी जारी। कैंप में शामिल खिलाड़ी कदाफी स्टेडियम में मैच सीजन में हिस्सा ले रहे हैं। आजम खान, हसीबुल्ला, अब्बास आफरीदी, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद और साहबजादा फरहान कल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज 12 से 21 जनवरी तक न्यूजीलैंड में खेली जाएगी। मौसम की बात करें तो मुल्क भर में सर्दी का जोर है। बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में हैं। मलका कौसार मरी में भी मौसम सुहाना हो गया है। सयाहों ने खूब हल्ला गुल्ला किया।
मुल्क भर में जाड़े की धूम, शुमाली इलाकों में यखबस्ता हवाओं का राज, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, आसमान से रुई के गालों की बरसात, मलका कौसार मरी का हुस्न मजीद निखर गया। दिलफरेब मौसम में सयाहों की खूब मौज मस्तियाँ। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद ठंड, सर्द हवाओं ने शहरियों को ठिठरा दिया। पहाड़ों पर हर सू चांदी बिखर गई। बलूचिस्तान के साहिली शहरों में बादलों के डेरे, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। और खबर है कि जापान 7.6 की शिद्दत के ज़लज़ले से लरज़ उठा, सुनामी की वार्निंग जारी की गई, ताहम फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान को रिपोर्ट नहीं किया गया। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.6 थी और ये जापान के शुमाल मशरक़ी साहिली इलाकों में महसूस किया गया। सोशल मीडिया पर जारी फुटेज में ज़लज़ले की शिद्दत और तबाही के बनाज़िर देखे जा सकते हैं। जापानी हुक्काम ने ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। शहरियों को साहिली इलाकों से दूर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। हुक्काम की जानिब से कहा गया कि 5 मीटर तक लहरें बुलंद हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने कहा कि जापान में ज़लज़ले के बाद कोरिया के मशरक़ी साहिल पर वाक़ गेनौन सूबे के कुछ हिस्सों में समंदर की सतह बुलंद हो सकती है। ज़लज़ले से अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ की ऑस्ट्रेलियन लेजेंडरी फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रा को पाकिस्तान के लिए काम करने की ऑफर, जिस पर मैकग्रा ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। ज़का अशरफ से लेजेंड बॉलर ग्लेन मैकग्रा की मुलाकात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ की ऑस्ट्रेलियन लेजेंडरी फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रा को पाकिस्तान के लिए काम करने की ऑफर। ज़का अशरफ ने मैकग्रा को पेशकश की कि हम चाहते हैं आप पाकिस्तानी बॉलर्स को निखारने में रोल अदा करें, जिस पर मैकग्रा ने जवाब दिया कि पाकिस्तान के लिए काम करना एजाज होगा, लेकिन मुझे सोचने के लिए वक्त दें। फिलहाल IPL में मसरूफ हूँ, ऑफर पर सोचने के लिए वक्त दरकार है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।